तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। और कहता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि उसके पास कई सारे टैलेंट्स हैं और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके अलावा क्या, उसके पास इसके अलावा है ही क्या। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, उसे एक बार किसी से प्यार हो गया था, लेकिन अगले पल ही उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा उसे छोड़ दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा अजीब है, एक लड़की को एक लड़की का छोड़ देना, वो भी बिना किसी वजह के। मुझे तो ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगता। जिन उसकी ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस शांति से उसकी ये बातें सुन रहा होता है। ड्राइवर कहता है वो बस एक ऑर्डिनरी सी लड़की है जो कि कॉलेज में पढ़ती है, जो कि कोई भी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को नकार दिया और आपने इन सारी चीज़ों को नकारने के बावजूद उसे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो बस यही चीज़ समझ नहीं आती कि आपने आखिर उसे एक्सेप्ट क्यों कर लिया। ड्राइवर ये सारी बातें कह ही जा रहा होता है, लेकिन जुनजिन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। उसकी इस खामोशी से वो थोड़ा घबरा सा जाता है और बस शांति से उसके जवाब का इंतज़ार करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी जिन कार से निकल जाता है। ये देखकर ड्राइवर कहता है, मिस्टर जिन, आखिर आप बाहर क्यों जा रहे हैं कार से? जिन कहता है, मैं उसे लाने के लिए जा रहा हूँ। हमें येशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज के पास होती है, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी डॉर्मेंट्री के पास होती है। वो आसपास देखती है और अपने मन में कहती है, आज कुछ ज्यादा ही तेजी से बारिश हो रही है। वो सामने गिरते हुए पानी की तरफ देखती है, लेकिन तभी अपने पैरों को पीछे ले लेती है और अपने मन में कहती है, अभी अभी मुझे बस थोड़ा डर लग गया। ये जिनजुंग मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो भी काफी लंबे समय से। मेरे पास सिर्फ कपड़े बदलने का समय मिला, मैंने यहाँ तक कि अपने शूज भी नहीं बदले। और वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहती है, अपने पैरों को पानी से नहीं टकराने देती, क्योंकि जैसे ही मेरे पैर पानी से टकराएंगे वो पूंछ में बदल जाएंगे, एक मछली की पूंछ में, क्योंकि वो एक जल परी है, ठीक है। तभी कोई कहता है, ये शिंगुआन। वो आगे देखती है, सामने उसका एक्स खड़ा होता है। वो उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती, शिन यी चैन, आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है? यिन चैन चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो स्कूल में सब कुछ हुआ था, मतलब ये यिंग को जिसने परेशान किया था, क्या वो तुम थी? ये बात सुनकर ये शिंग काफी शौक हो जाती है, कहती है, हाँ, आखिर किस बारे में बात कर रहा है? और फिर सब कुछ याद आने लगता है। चैन कहता है, मैंने ग्रेजुएशन से पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। पहले ही ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, तो तुमने इसके लिए मुझे दोष देना चाहिए था। यिन इनोसेंट है, तुमने उसे ऐसे किस तरीके से क्यों कहा? वो बहुत ही ज्यादा मासूम है, मैं उसे ऐसी सिचुएशन में कैसे डाल सकता हूँ? यिशिंग कहती है, रुको, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। कहती है अपने मन में, क्या मैं मासूम नहीं हूँ? चैन उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है, ये सब कुछ तुमने भी किया है और तुम्हें देखो, तुम इस चीज को एडमिट भी नहीं कर रही हो। वो सब कुछ मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया था। जब मैं तुम्हारे साथ था, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत किया था? यिशिंग कहती है, नहीं। चैन कहता है, अगर मैं इस बारे में सच सच कहूँ तो मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि तुम मेरी बीवी बनने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। और अगर एग्जाम्पल देकर कहूँ तो जब भी बारिश होती थी, तुम बारिश इतनी ज्यादा तेजी से भागती थी कि जैसे कि वो बारिश तुम्हें मार ही डालेगी। और जिस समय बारिश हो रही थी, अगर मैं तुम्हें उस समय बाहर नहीं ले जाता, अपने आप पर लाद कर, तो तुम बस उस कमरे में बैठी रहा करती थी। यिशिंग कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चैन कहता है, अब तुम्हें देखो, तुम उस पोर्च से बाहर आने की कोशिश कर रही हो, क्या अब बारिश नहीं हो रही है? अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो और ये पूरे कैंपस को घूम सकती हो और ये साबित कर सकती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं नहीं, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं तुम्हारे पैर, मतलब तुम्हारे शूज गीले ना हो जाए, इसलिए तुम बाहर नहीं आ रही हो? सच में क्या मजाक है। उसकी आवाज सुनकर येशिंग भी अपना चेहरा नीचे कर लेती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती। चैन कहता है, चलो, कम से कम ये तो पता चला कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हारे दिल में बस एक खालीपन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है, मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं कहना, और मैंने तुमसे झूठ कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यिंग को परेशान करो, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। वो बिल्कुल भी इस तरीके की लड़की नहीं है। और ये कहते वहां से जाने लगता है। यिशिंग उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही होती है, वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है और रोना शुरू कर देती है। तभी वहां पर जिन आ जाता है। उसके साथ में उसके बंदे भी होते हैं जो कि उसके साथ में ही आ रहे होते हैं। उसकी आंखें के सामने गुजरता है और कहता उसकी तरफ घबराते हुए देखता है, मन में कहता है, अभी भी मुझे ऐसा क्यों लगा कि साथ भी ने मुझे बहुत तेजी से और बहुत गुस्से में घूर कर देखा। मुझे नहीं लगता कि आदमी कोई अच्छा आदमी होगा। क्या मुझे यहाँ से तेजी से निकल जाना चाहिए? इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है। आसपास काफी तेजी से बारिश हो रही होती है। जिन कहता है, रोना बंद करो। चिंग बस एक टक उसकी तरफ देखते ही जा रही होती है। तभी जिन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो कहती है, रुको, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जिन कहता है, क्या अभी अभी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कमजोर नहीं कहा, और जब बारिश होती है तो मेरे हिसाब से किसी पर तुम्हें निर्भर होना पड़ता है और तुम्हें यहाँ से ले जाना होता है। यिशिंग कहती है, मुझे जाने दो। लेकिन तब तक जिन ने उसे उठा लिया होता है और अपनी गोद में ले लिया होता है, मतलब पिटकुल लिया। जिन उसकी तरफ थोड़ा गुस्से में देखता है और कहता है, चुपचाप रहो और अपने आंसू को पोंछना शुरू कर दो और रोना बंद करो। अब अगर तुम्हारे आंख से एक भी आंसू गिरता है तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने शादी के लिए मुझ पर चीट किया होगा, और अगर
ऐसा है तुम पर केस कर दूंगा और तुम्हें जेल पहुंचाए बिना शांति से नहीं रहूंगा। जिंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और वो कहती है मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं कि तुम मुझे लाद कर लेकर जाओ। जिन कहता है क्या तुम इस बारे में पक्का हो? जिंग कहती है हाँ। उन्होंने कहती है ये जिंग मुझे पक्का तुम जाने दे सकते हो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और थोड़ा और कसकर पकड़ लेता है और कहता है लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें लाद कर ले जाऊं और मैं इस चीज के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता। तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि बारिश काफी तेजी से हो रही है। येशिंग उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है क्या उसे मेरी चिंता हो रही है, लेकिन जब मैं इस तरीके से देखती हूँ मतलब इस एंगल से तो वो दिखने में काफी हैंडसम है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी सच में काफी अजीब है। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद वो कहती है जिन मुझे एक प्रॉब्लम है। जिन कहता ठीक है बोलो। जिन कहती है क्या तुम पहले से ही नहीं चाहते थे कि हमारा प्यार ही ना हो और हम साथ में कभी ना आए, आखिर तुमने एकदम से अपने माइंड को चेंज क्यों कर लिया? जिन कहता है बहुत ही जल्द मेरा भाई प्रेसिडेंट बनने वाला है और मैं अपोनेंट्स को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता, मैं उन्हें कोई भी अपनी कमजोरी नहीं दे सकता वरना चीजें काफी खराब हो जाएगी। जिन कहती है तो ये बात है। जिन कहता है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया? जिंग उसकी बात सुनती है अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि अभी जो मैंने उसकी तारीफ करी थी मुझे उसे वापस ले लेना चाहिए। ये सोचते उसका मुंह भी लटक जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है तो क्या बाद में ऐसा हो सकता है? जिन कहती है इस चीज से तुम बिल्कुल ही मुक्त रह सकती हो, जैसे ही हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें कोई भी पेनल्टी देनी नहीं पड़ेगी। जब तक 1 साल नहीं हो जाता मैं वो जुर्माना देते रहूंगा और तुम जा सकती हो, तुम्हें जहाँ भी जाना होगा। जैसे ही जुनजिन ये बात कहता है शैंगोंग उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है क्या उसे इन सारी चीजों से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है? मैं अकेले सुन कैसे सकती हूँ? मुझे इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता। और वो इन सारी चीजों को सोचकर एक तरफ तो थोड़ी उदास हो रही होती है और चीज़ों को सोच रही होती है दिमाग लगाकर, और एक तरफ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। और वो एक्साइटेड होते अपने उनमें कहती है तो जुनजिन इन सारी चीज़ों को लेकर मतलब इस इंगेजमेंट को लेकर इन सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ करना चाहता है। वो बस 1 साल के लिए इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहता है और मुझे बस 1 साल तक उसका साथ देना है और 1 साल के बाद मुझे कोई फ़ाइन भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरी तरफ जहाँ वो ध्यान से सोच रही होती है इन सारी चीज़ों की, वहाँ वो सोच रही होती है लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ध्यान से सोचना होगा और मुझे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना होगा वरना उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा और मुझे लगता है कि वो मुझे ज़्यादा देर खुश नहीं देख सकता। इस तरीके से मुझे लगता है कि वो अपने वर्ड्स को भी पीछे ले लेगा और अपने इस प्रॉमिस को भी तोड़ देगा। तो मुझे खुद को ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाना है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है ठीक है, जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी मैं तुम्हें बिना कोई परेशानी दिए और डेडलाइन के ख़त्म होने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हें मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। जो उसकी तरफ देखता है और उसके एक्सप्रेशन चीज़ों को हल्की हल्की समझ ही लेता है और अपने मन में कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 साल के बाद जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। ये शिंगुआन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, अगर मैं समय में वापस भी जाता हूँ इन चीज़ों को शुरुआत से ही करता हूँ तो तुम हमेशा से ही मुझे छोड़ना चाहती थी। काफी खुश होते हुए कहती है तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें बस इन चीजों को कहना है। जिन कहता ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम मुझसे दूर जा सकती हो, जितना हो सके उतना ज्यादा दूर। तुम्हें मेरे लाइफ को अफेक्ट करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि एक नई जगह पर जा रहा होता है जो कि इसका विला ही होगा। क्या हमें एक न्यूज रिपोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि टॉप 10 जो अनमेरिड होते हैं उनमें से जिनका नाम हट चुका है और उसने एक स्ट्रेंजर लड़की से शादी कर ली है। क्या नाम सिटी ए के सेंट्रल आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर जुन और ईशान आ जाते हैं। सही दरवाजे के सामने खड़े होते हैं सारे मेट, उनके सामने अपना सिर झुका लेते हैं। चेंग उनकी तरफ देखती है और थोड़ा घबरा जाती है और अपने उनमें कहती है मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सीक्रेट आइलैंड होगा जहाँ पर ली की कुछ इस प्रकार की फैसिलिटीज होगी। लेकिन ये सिटी ए की सबसे पावरफुल जगह में से एक है और ये फैमिली भी काफी पावरफुल है और ये देखने में कुछ ज्यादा ही दिखावटी लग रहा है। जिन वहाँ से आते हुए कहता है ठीक है यहाँ पर रह सकती हूँ, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। उससे रुकते हुए कहती है रुको, पहले कम से कम मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस तो करवा दो वरना मैं यहाँ पर किससे ही बात करूंगी। अभी वहाँ पर बटलर आ जाता है और कहता है मिस ये मैं इस फैमिली का मतलब ये फैमिली का बटलर हूँ, आप मुझे अलाउ करें कि मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। उसे बताते हुए कहता है अब आपने ये फैमिली में शादी कर ली है, इसका मतलब कि अब आप ये फैमिली की मिस है और आप थेवरेटिकली अब इस कैंपस में घूम सकती है। कहती है थेवरेटिकली? बटलर कहता है इसका मतलब कि आपको सिर्फ एक जगह पर जाने की अनुमति नहीं है, वो है हर्मेट पूल, वहाँ पर आप नहीं जा सकती। यंग मास्टर ने उन्हें पर्सनली डिजाइन किया गया था, वो भी शाओ यिन के लिए। भी मिस यिन से रिलेटेड ना हो वो बेहतर ही होगा कि वो वहाँ पर ना जाए। यिशंग कहती है मैं वैसे भी वहाँ पर नहीं जाने वाली। बटलर वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है उसके बाद उस जगह के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है। तो बताता है कि आप जिससे चाहे उससे काम करवा सकती है, 24/7 सारी सुविधा उपलब्ध है, आप उन्हें जब भी बुलाएगी वो आ जाएंगे। उनकी तरफ देखते और मन में कहती है तो तभी लोग कहते थे कि जब तुम एक अमीर फैमिली में शादी करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम बस एक
गहरे समुद्र में अंदर ही डूबते जाते हों। उसके बाद लगभग हमें आधे महीने बाद का समय दिखाया जाता है। यिशिंग को दिखाया जाता है जिसके पैर कांप रहे होते हैं और वो आगे बढ़ रही होती है और वो कहती है ये जॉब का एक और दिन से ये सच में काफी थकावट भरा है। ये कहते हुए बेड पर लेट जाती है और अपने मन में कहती है अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूँ तो मेरे स्कोर्स काफी अच्छे रहे कोको टीवी स्टेशन के लिए, जो कि मेरा इंटरव्यू था वहाँ पर। लेकिन मैं इस चीज़ से भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ कि मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो किसी और के द्वारा चुरा लिया जाएगा। और इसके बाद हमें कुछ देर पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर यिशिंग का इंटरव्यू होता है और वहाँ पर प्लेयर्स की लिस्ट भी निकल जाती है कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है जहाँ पर उसका नाम नहीं होता है। जब वो सारी चीज़ें होती है जहाँ पर वो लिस्ट सामने आती है जहाँ पर शेंगवांग का नाम नहीं होता, इससे शेंगवांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट मेन हेड के पास जाती है और कहती है उसके स्कोर उतने ज़्यादा हाई भी नहीं है जितने मेरे ज़्यादा है, आखिर आपने उसे किस बेसिस पर चूज़ किया है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि मैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हूँ, लेकिन तब भी आपने उसे चूज़ किया, मुझे नहीं। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि आखिर आपने उसे ही चूज़ क्यों किया। सामने जो लेडी बैठी हुई होती है वो कहती है मिस ये आपको इस प्रकार की बकवास बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती कि कौन सही है और कौन गलत और हमने किस बेसिस पर किसे चुना है। आपको इन सारी चीज़ों पर उंगली उठाने का बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। और हमें शेंगवांग को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर होती है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने मन में कहती है धत तेरी की वो लू यिंग उसकी वो सारी रिलेशनशिप जो कि बहुत ज़्यादा आगे तक है, इस वजह से मुझे इस वक्त अपने आप को पीछे लेना पड़ रहा है। क्या उसे ऐसा लगता है कि मुझे उसके जैसे बनने के लिए अपनी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा गहरी करनी होगी और मुझे भी ऐसा कोई पार्टनर ढूंढना होगा जो मुझे इन सारी चीज़ों में मेरी मदद करे, उन सारी चीज़ों को अचीव करने में। क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ करूँगी? मैं अपनी एबिलिटीज़ से यहाँ तक पहुँची हूँ, मैंने आज तक किसी का साथ नहीं लिया है, मैं अपने टैलेंट पर जीती हूँ और वो जो कि सिर्फ रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ना जानती है। और फिर वो कहती है लेकिन आखिर मैं रिलेशनशिप को ढूंढूं कहाँ। इसकी नज़र साइड में पड़े फ़ोन की तरफ जाती है और कहती ठीक है मैं समझ गई। और ये कहते हुए बैठ जाती है और कहती है ठीक है तुम कम से कम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरे पास भी कोई कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं अपने काम को निकाल ही सकती हूँ। बाद वो अपने किसी ब्रदर को जो कि इसका एल्डर ब्रदर होता है वो उसे मैसेज पर बात कर रही होती है जिसका नाम होता है हान चैंग बाई, की मीडिया इंडस्ट्री में होता है। उनकी तरफ देख रही होती है, उसकी आंखें भी काफी जगमगा रही होती है। वो अपने उनमें कहती है पिछले महीने मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, मुझे लगता है कि एक छोटी सी चीज है तो तुम मेरी इसमें मदद तो कर ही सकते हो। बाद वो अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर लिख देती है कि जहाँ पर उसने इंटरव्यू दिया था वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। के बाद वो फोन रख देती है और कहती है मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया, बस अब मुझे इंतजार करना होगा कुछ देर का। कहती है वो काफी खुश रहती है और वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है मैंने पूरे दिन भर काफी काम किया था और मैं काफी भी थक भी गई थी, तो चलो एक शावर लेकर आ ही जाते हैं। इसके बाद लगभग हमें आधे घंटे बाद का समय दिखाया जाता है। उसने शावर ले लिया होता है, वो अपने बालों को पोंछते हुए कहती है सच में काफी कंफर्टेबल है, लेकिन आखिर मुझे इची फील क्यों हो रहा है, मतलब उसे खुजली हो रही होती है पैर में। अपने पैरों की तरफ देखती है और वो कहती है क्या ये मैलस हो सकता है। और वो अपने मन में कहती है अरे हाँ भले ही मैं यहाँ पर रही हूँ लेकिन मैंने अपनी फिश टेल को हमेशा सरपास किया है। ठीक है मुझे जल्दी से जल्दी ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर मैं कंफर्टेबली स्विम कर पाऊँ, वरना ये मसल्स और भी ज्यादा बढ़ते जाएगी और ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ते ही जाएगी। इसके दिमाग की बत्ती चलती है, वो अपने मन में कहती है हाँ वो मरमेड पूल, लेकिन तभी उसे वो बात याद आती है जहाँ पर उसके बटलर ने कहा था कि वो उस जगह पर नहीं जा सकती। उसे कई सारी बातें याद आने लगती है जो कि उसके पास से रिलेटेड होती है। ये बात सोचते हुए काफी उदास हो जाती है और अपने मन में कहती है नहीं मुझे शाओ यिन की किसी भी चीज को नहीं छूना है। ये सोचते हुए लेट जाती है और मन में कहती है चंगॉन मुझे बस खुद को बचाए रखना है। लेकिन तभी वो अपने ब्लैंकेट को फेंक देती है और कहती है नहीं मेरे पैर में खुजली और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रही है, मैं इसे और भी ज्यादा नहीं झेल सकती। और ये कहते वहाँ से उठ जाती है और पूल की तरफ बढ़ने लगती है। वो वहाँ पहुंच जाती है और अपने मन में कहती है तो ये है मरमेड पूल। और ये कहते वहाँ के लाइट्स को ऑन कर देती है। वो आसपास देखती है और कहती है रुको यहाँ के रूफ पर कुछ तो है। और उसके बाद वो दिखाया जाता है कि सामने एक मरमेड होती है, उसकी तरफ देखती है और कहती है मरमेड। उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है जिनने सच में काफी चीजों में इन्वेस्ट किया था शाओ यिन के लिए, वो सच में उसे काफी पसंद करता होगा। के बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। शिंग अपने मरमेड फॉर्म में आ चुकी होती है और काफी आराम से और खुश होकर उस पूल में स्विम कर रही होती है। कहती है फाइनली अब सच में काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। इसके बाद उस मरमेड की तरफ देखती है और कहती है ये जो ऊपर की मरमेड भी है वो भी काफी खूबसूरत है, जो सच में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा, बहुत ज़्यादा। ये उसने सिर्फ एक छोटा स्विमिंग पूल बनाया है लेकिन ये सच में काफ़ी ज़बरदस्त है और ये दिखने में भी सच में काफ़ी अच्छा है। शेंगवांग जो कि पूल में होते काफ़ी आराम से स्विमिंग कर रही होती है, लेकिन तभी कोई दरवाजे पर हाथ डालता दरवाज़ा खोलता है और वो किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहा होता है। वो कहता है तुम बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हारी पीने की एबिलिटीज़ को देखा है और मुझे इस चीज़ के बारे में पक्का यकीन है कि यंग मास्टर और तुम बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो। यंग मास्टर इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है, तुम उनकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं और जैसे ही वो ये मैं कहता है
हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि इसी तरफ देखती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि भाई सामने कोई है और तुरंत पानी के अंदर चली जाती है। और हमें इस बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये एक मरमेड थी, क्या ये सच में एक मरमेड थी? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या मैंने अभी एक मरमेड को देखा है। और भाई एक और चीज़ तुमको क्लियर कर देता हूँ, ये कोई लड़का नहीं है, ठीक है, ये एक लड़की है। मैं कभी कभार इसे बंदा बोल दिया करूँगा क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अभी क्लियरली नहीं पता है कि इस बंदे का रोल क्या और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में है। तो ठीक है, मैं इसे बंदा भी बोल सकता हूँ बीच बीच में। पर किसी से बात कर रहा होता है, वो बंदा कहता है क्या हुआ? बंदा उसे सारी बात बताता है कि उसने अभी भी क्या देखा। वहाँ पर एक खूबसूरत सी मरमेड है जो उसने अभी अभी देखा है। हिजुन पीछे से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी आधी रात में? जैसे हिजुन की आवाज़ सुनता है वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है तो बस यहाँ पर कुछ वाइन के लिए आया था और बस यहाँ पर थोड़ा घूम रहा था। जुन कहता है ठीक है, तुम वापस सोने के लिए जा सकते हो। लेकिन वो बंदा पुल की तरफ इशारा करते हुए कहता है ब्रदर जिन, मैंने अभी अभी इस पुल में एक मरमेड को देखा है जो सच में काफी खूबसूरत है। क्या वो शाओ यन है? जिन कहता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पीने लगे हो। वो बंदा कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और खुद को तैयार करते हुए कहता है ठीक है, तो चलो मुझे जाकर देखने दो कि यहाँ पर क्या है और इसके बाद आप मुझे शाबाशी देंगे। जिन कहता है क्या हो, अगर मैं तुम्हें शाबाशी ना दूं और कुछ और दे दूं तो? बंदा उसे मना करते हुए कहता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था, यहाँ पर एक मरमेड थी। उसकी ये बात सुनता है, पुल की तरफ आगे बढ़ता है और पुल के अंदर देखकर मुस्कुराता है। फिर वो कहता है ठीक है, तुम खुद से यहाँ पर देख सकते हो, क्या यहाँ पर तुम्हें कोई मरमेड दिख भी रही है? वो बंदा ये पुल की तरफ देखता है और कहता है सच में ये नामुमकिन है, मुझे अभी अभी कोई इल्यूजन हुआ था। जिन कहता है अगर तुम नशे में हो तो तुम जाओ वापस जाकर सो सकते हो। बंदा कहता है ब्रदर जिन, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं पक्का उसे ढूंढ ही लूंगा। जिन कहता है ठीक है तुम मेरे पीछे आ सकते हो और दोबारा मुझे ये बात को कहने के लिए मजबूर मत करना। बंदा कहता है ठीक है, मैं समझ गया। और ये कहते वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। जिन पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर उसे ये शिंग के बाल दिखते हैं। इसके बाद वो उस पुल की तरफ देखता है और वहाँ से निकल जाता है। शिंग भी एक लंबी सांस लेती है और कहती है सच में काफी खतरनाक था। और वो मन में कहती है लो कम से कम ये तो अच्छी बात है कि मेरे पैर अब और भी ज्यादा खुजा नहीं आ रहे, तो मैं वापस जाकर सो सकती हूँ। इसके बाद डायरेक्ट हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। ये शिंग अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये शिंग उठती है और कहती है मैं आ रही हूँ। इसके बाद वो जाकर दरवाजा खोलती है और कहती है कौन है, आखिर तुम इतने सुबह सुबह पर नॉक क्यों कर रहे हो? वो उसकी तरफ देखती है और ब्लश करना शुरू कर देती है और मन में कहती है हाँ अभी तो सुबह हुई है, आखिर वो इतना एक्साइटेड क्यों दिख रहा है? लेकिन वो उसे कोई भी भाव नहीं देता, उसके सामने से निकल जाता है। ये देखकर ये शिंग काफी कंफ्यूज होती है और कहती है मिस्टर जिन, आप सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आखिर आपको यहाँ पर क्या काम है? जिन कहता है तुम्हारा कमरा। शिंग कहती है हे तुम, लेकिन तब तक उसने अपने कपड़े निकालना शुरू कर दिया होता है। ये देखकर ये शिंग कहती है फिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये कहते हुए काफी ब्लश भी कर रही होती है, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है तुम पहले एक लड़की के कमरे में आए और उसके बाद तुम अपने कपड़े उतार रहे हो, क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? इसका ध्यान ऊपर सीलिंग की तरफ जाता है, उसकी तरफ देखते हुए कहती है मरमेड को? ये तो वही मरमेड है, क्या इसका मतलब ये है कि ये मेरा रूम नहीं है? जुन कहता है ये मेरा रूम है, अब क्या तुम्हारा देखना हो गया है? शिंग अपने चेहरे पर हाथ रख देती है और कहती है धत्तेरी की, क्या रात भर मैं किसी और के कमरे में सोई थी? इसके कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाती है और वो अपने बिस्तर पर होती है। वो तकिए पर अपना मुंह रख रही होती है और कहती है सच में ये काफी शर्मनाक बात है। इसके बाद उस तकियों की स्मेल करती है और स्मेल करते हुए कहती है ये सुगंध। जिनको इमेजिन करने लगती है और ये करते हुए काफी ब्लश कर रही थी और चिल्लाते हुए कहती है मुझे इस तरीके सब कुछ याद क्यों आ रहा है? हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर से उठकर आ चुकी होती है उन सारी फैंटेसीज को फैंटासाइज करने के बाद। और इस वक्त सुबह के लगभग 10 बज चुके होते हैं और वो आगे जाते हुए अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि जुनजिन अभी तक काम पर जा चुका होगा। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि मैं उस भूख की वजह से मारी भी जा सकती हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ बढ़िया से खाने के लिए ढूंढना होगा अपने ब्रेकफास्ट के लिए। और ये कहते हुए आगे जा रही होती है, लेकिन तभी उसे सामने से किसी प्रकार की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और वो चिल्लाने की आवाज़ कुछ ऐसी होती है कि सामने वाला बंदा थोड़ा शॉक होते हुए बता रहा होता। और सामने से कोई बंदा कहता है, मतलब ये वही वाला बंदा है जो भाई हमें देखा था इससे पहले, जिसने शेंगोंग को देख लिया था एज अ मरमेड। उसे इस चीज़ का कन्फर्मेशन पता नहीं है कि अभी वो हेलुसिनेट कर रहा था या फिर उसने सच में शेंगोंग को देखा था। और चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर जिन, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कल रात को मरमेड को अच्छी तरीके से देखा था। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो एक मरमेड ही है, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि वो सच में ही एक मरमेड थी या फिर नहीं। हाथ में कुछ होता है, वो कहता है देखो मैंने रात को मरमेड ही देखी थी और ये इसके में से गिरा हुआ एक टुकड़ा है जो कि मेरे हाथ में है। क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? शिंग उसकी तरफ देखती है घबराते हुए मन में कहती है इसमें कोई शक नहीं कि मेरी हील्स अभी कुछ ज्यादा ही रेड हो गई थी, इसका मतलब कि ये स्केल मेरा ही है जो पानी में गिर गया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं दूसरे को पता नहीं लगाने से दे सकती कि ये मेरा ही है। तभी वो दरवाजा खोलती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तब उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए वहाँ पर वैसा ही सन्नाटा छा जाता
है। जिंग आगे बढ़ती हुई कहती है तो तुम अभी तक काम पर नहीं गए। का वही बंदा कहता है मुझे लगता है कि ये ब्रदर जिनकी मैरिज पार्टनर है, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ब्रदर जिनके लिए वर्दी भी है। जिंग उनकी तरफ देखती है और गुस्से में अपने मन में कहती है मैं तुम्हारी सारी बातों को क्लियरली सुन सकती हूँ। विकिंशु आगे बढ़ता है जो कि इस फैमिली का एक एडॉप्टेड सन है। वो कहता है जिंगवान तुम्हें यहाँ पर बैठना होगा, कुछ देर में ही मैरिज डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर आ रहे हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए। ईशिंग कहती है यहाँ पर आ रहे हैं विजिट करने के लिए। जो कहता है ये सब कुछ तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में है जो कि सोशल मीडिया पर है और तुम ब्रदर जिन को नहीं रोक सकती। ईशिंग को जिनकी कहीं भी बातें याद लगती है कि ये सारी चीजों को वो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, मतलब उसके भाई के बारे में बात कर रही है और काफी गुस्से में अपने मन में कहती है और आखिर से रोकने वाला है ही कौन। इसके बाद लगभग हमें आधे घंटे बाद का समय दिखाया जाता है। मैरिज ऑफिस से कुछ दो लोग आए होते हैं, वो सामने बैठे हुए होते हैं जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते। ईशिंग मुस्कुराकर उन्हें हैंडल कर रही होती है। सामने बैठी हुई बंदी कहती है आपको दोनों को किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पर आए हैं छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपकी डे टू डे लाइफ को जानने के लिए कि शादी के बाद आप कैसे रह रहे हैं। आगे देखती है और कहती है मुझे इन चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे कोई सॉल्यूशन को निकालना होगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहती ठीक है मैं समझ गई। तो सामने से स्पून में से कोई चीज को उठाती है और कहती है नी अपने मुंह को खोलो, चलो 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 अपने मुंह को खोलो। तो दिखाया जाता है कि वो रो रही होती है और से विनती कर रही होती है कि प्लीज अपने मुंह को खोल ले वरना उनकी वॉट लग जाएगी। मैं बैठी बंदी कहती ठीक है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बंदी कहती है मिस ये हमें आपसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो अच्छा होगा कि आप इन्हें बस सच में ही दे और आपको ये सारी चीजें अपने डे टू डे लाइफ के बारे में बतानी होगी। दूसरा बंदा कहता है आप यहाँ पर कई दिनों से रह रही है, क्या आपको यहाँ पर रहने में कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। सिंह अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है, कहती है हाँ मैं यहाँ पर कंफर्टेबली रह रही हूँ, मुझे खाने के लिए सारी चीजें बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। ये जिन मेरा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखता है और वो मेरी छोटी छोटी चीजों का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। लेकिन तभी उसका चेहरा जिनकी तरफ जाता है जिसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले हुए थे। ये देखकर वो अपने उनमें कहती है बॉस प्लीज कुछ तो कह ही दो। सामने बैठी हुई बंदी कहती है मिस ये मुझे लगता है कि आपको आगे चलकर पॉपुलेशन ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो ये शिंग उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शौक हो जाती है, फिर वो कहती है हाँ जरूर जरूर, मैं पिछली रात को उसके ही कमरे में सोई थी। सामने बैठी हुई बंदी कहती है क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। कहती है हाँ प्रूफ। जब सामने वाले ऑफिसर्स इस चीज़ के बारे में पूछते कि क्या भाई तुम्हारे पास कोई सबूत वबूत भी है कि तुमने कल रात को कुछ धूम मचाई होगी, ऐसी कोई सबूत है तुम्हारे। शेंगकॉक जब इन सारी चीज़ों को सुनती है वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और जुनजिन की तरफ देखती है कि भाई वो कुछ किसी प्रकार की टेक्निक लगाकर इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर देगा। और वो इन सारी चीज़ों को सोचते उससे पूछती है हनी चाहते हो कि मैं इन सभी के सामने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, उन्हें बताओ कि क्या वो सारी चीज़ें हुई थी या फिर नहीं। जुनजिन कहता है मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम फ्रीली होकर इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकती हो। जैसे ही वो ये बात कहता है सामने वाली जो ऑफिसर बैठी हुई होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही होती है इन सारी चीज़ों में। अपने चश्मे को ऊपर करती है और काफ़ी इंटरेस्टिंगली ही पूछती है और कहती है मिस ये आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम तो बस लॉस को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को आपसे साफ साफ पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहती, लेकिन ये हमारा काम है और हमें हमारा काम को काफ़ी अच्छे से करना होता है ताकि आगे भी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से दिखा सके हमसे बड़े ऑफिसर्स को। सामने बैठा हुआ बंदा भी उसका साथ देता है और कहता है हाँ ये हमारे मैरिज डिपार्टमेंट्स के रूल है, तो आपको इस चीज़ के बारे में कुछ तो एविडेंस देना ही होगा ताकि हम वापस जाकर रिपोर्ट को सामने वाले को दे सके। उसकी तरफ देखता है मुस्कुराते अपने उनमें कहता है ठीक है अब मुझे देखने दो कि तुम इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करती हो। शिंग कहती है हाँ और वो एकदम से सामने टेबल पर अपना पैर रख देती है और कहती है क्या ये प्रूफ काफी है, हील पर एक निशान है, क्या आप इसे एक प्रूफ की तरह ले सकते हैं। कि पैर पर एक मार्क होता है जो कि एक बिल्कुल किस मार्क की तरह दिख रहा होता है। हमने बैठे दोनों के दोनों शर्माने लगते हैं और कहते हैं इसकी हॉबी तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है, जिनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और कहता है तुम ये कह रही हो कि ये मार्क है मैंने दिया है। ये इस चीज का फायदा उठाती है और कहती है हाँ यही प्रूफ है जो कल रात उसने मुझे दिया था मेरी बॉडी पर। हमने खड़ी बंदी कहती है मिस्टर ये आपको इस चीज को प्रूव करना होगा जो कि मिस ये ने कहा है वो सब कुछ सही है, आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो अपना सवाल पूछते हुए कहती है मिस जी के पीठ पर एक निशान है जो कि इसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन है, आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बतानी है। जिन कहता है उसके लेफ्ट स्पाइन के लगभग 3 इंच नीचे में वही निशान है। जिन उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है और वो कहती है आखिर इसे कैसे पता है। तभी जुन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे और भी क्वेश्चंस है जो तुम्हें मुझसे पूछने हैं।
या फिर हमसे पूछना है? लड़की और वो बंदा वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहते नहीं, ये काफी है, हम आपको और भी ज्यादा परेशान नहीं करते। कि आप न्यूली मैरिड कपल हो तो आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है तो हम चलते हैं, आप मजे कीजिए। शिंग उनके जाने के बाद एक थोड़ी लंबी सांस लेती है और कहते ठीक है वो जा चुके हैं। तो मैं जिनको दिखाया जाता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है और ये एक क्रीपी स्माइल होती है, ठीक है कि वो अब उसकी पुंगी बजाने वाला है। जुनू से अपनी तरफ खींचता और कहता ठीक है अब तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि रेड स्पॉट जो कि तुम्हारी हील पर है वो किस चीज का है। ये शिंगू से अपने आप से वो करती है और कहती है ठीक है ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। क्या वो दोनों की तरफ इशारा करती है और कहती है और इसके अलावा तुम दोनों क्यों नहीं आए मेरी मदद करने के लिए? उसकी तरफ देखते और मन में कहते आखिर अब इन दोनों का हमसे क्या लेना देना है? कहता हाँ तुम दोनों तो ये कह सकते थे कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। उसकी बात सुनकर ये शिंग उसकी तरफ देखते हुए कहती हाँ। शू कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने सब कुछ संभाल लिया, वरना तुम्हारे लिए काफी दिक्कतें हो जाती। दूसरा भी बंदा उसके साथ देते हुए कहता हाँ ये काफी दिक्कत भरा होता है, अगर तुम इस चीज को नहीं संभाल पाती तो चीजें और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती और तुम्हारे लिए सही नहीं होता। शिंग जुन पे चिल्लाते हुए कहती तो आखिर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जुन कहता है मैं तो बस कहने ही वाला था, लेकिन तुम इतनी तेजी से कह रही थी कि मुझे कहने के लिए वक्त ही नहीं मिला। ये शिंग अपने मन में कहती रुको, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी पीठ पर जो निशान है उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? जुन अपने आप को तो दिखाते हुए कहता है जरूर, क्योंकि मैंने तुम पर इन्वेस्टिगेशन कराई थी तो ये बात तो मैं पता लगा ही सकता हूँ। शिंग उसकी ये बात सुनती है और कहती है ये तो पक्की बात है, तुम्हें तो बिल्कुल मेरी प्राइवेसी की कोई भी परवाह नहीं है, तुम उस चीज की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। और वहां से आगे बढ़ते हुए कहती है ठीक है इस चीज को भूल जाओ, अभी काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए अपने फोन की तरफ देखते हुए कहती है हान चैंग ने अभी तक मेरा कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। तभी हमें किंशो को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से आता है और शैंगवांग के साइड में खड़ा हो जाता है और उसके फोन की तरफ भी देख रहा होता है और वो कहता है शैंगवांग क्या तुम किसी जॉब को ढूंढ रही हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें किसी प्रकार की जॉब मिले? क्या तुम चाहती हो कि मैं इन सारी चीजों में तुम्हारी किसी प्रकार से मदद कर दूं? शैंगवांग उसकी ये बात सुनती है और थोड़ा इस तरीके से जवाब देती है कि भाई हाँ हो सकता है, इस प्रकार से जवाब देती है और कहती है हाँ मुझे एक जॉब चाहिए जो मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करे और मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छा खासा पैसा भी है ताकि मेरी ज़िंदगी काफ़ी आराम से कटे और मैं चाहती हूँ कि मैं मज़े में जीऊँ। जुनजिन भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और एक प्रकार से भाई वो किसी प्रकार की प्लानिंग ये कर रहा होगा इस वक्त कि भाई इन सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, पहले मतलब इसकी जॉब की प्रॉब्लम को। ये शिंका चटक जाता है उसे, वो सारी बातें याद लगती है, चिल्लाते हुए कहती है प्लीज को टीवी में लगभग मेरी जॉब लग ही चुकी थी लेकिन वो सब कुछ बस वैसा कि वैसा ही रह गया। शू कहता है कोको। शिंग कहती है मेरा राइटिंग इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसका रिजल्ट भी आ चुका था, लेकिन चांस को दूसरे की द्वारा चुरा लिया गया था। उस लड़की के वहाँ बहुत अच्छे रिलेशंस थे इसलिए मेरी जॉब उसे मिल गई। जो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि वो नहीं जानती कि कोको कंपनी मेरे द्वारा ही चलाई जाती है। तभी जिन कहता है जू किंशु मुझे लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। वो कहता है ठीक है। इसके बाद हम कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, वो घर से बाहर होते हैं। जुन कहता है इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन करो कि उसने कब अप्लाई किया था और उसके साथ क्या क्या हुआ था। शू कहता है तुम्हें इस चीज की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत ही जल्दी उसका काम हो जाएगा। जुन वहां से आगे बढ़ते हुए कहता ठीक है, उसे इस बारे में नहीं बताना है कि ये सब कुछ मेरे द्वारा किया गया है, ठीक है? शू कहता हाँ लेकिन क्यों? कहता है क्योंकि ये नामुमकिन है कि वो मुझे पसंद करेगी। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, हमें उसी कंपनी को दिखाया जाता है। वहाँ पर ये शिंग आ जाती है, वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहती है ये शिंगवान ये एक नई कंपनी है और एक नई शुरुआत है, ये एक नई जंग की शुरुआत है। के बाद वो सामने ऑफिस पे आती है, झुकते हुए कहती है हेलो गाइज मैं यहाँ पर नई हूँ, मेरा नाम है ये शिंगवान, मुझे आशा है कि आप सब मेरी मदद करेंगे। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। वो आगे बढ़ती है, कहती है आखिर मेरी डेस्क कहाँ पर है? हमने दिखते हुए कहती है ठीक है मैंने इसे ढूंढ लिया, लेकिन तभी वो सामने देखकर हरा जाती है, कहती है लू यिंगिंग। उसकी तरफ देखकर वो भी इसे हाई करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है दोनों की दोनों आखिर ये यहाँ पर क्यों है? दूसरे की तरफ काफी गुस्से में देखती है। यिंग कहती है ये शिंग मैंने यिनचन से सुना था कि एक दिन वहाँ पर डिप्लोमा लेने के लिए गया था, उसने तुम्हें मैरिज ब्यूरो में देखा था, तुम वहाँ पर अपना नंबर लेने के लिए गई थी। ये सच में काफी दुख की बात है, तुम ये नहीं देख पाई कि ये चिन ने एक रिंग पहन रखी थी, वो भी मेरे नाम की। ये शिंग उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं देती। ये देखकर यिंग चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? शिंग कहती ओ मुझे माफ करना, पहले मुझे मेरे पैर की लगी चोटों को सुधारना होगा, उसके बाद मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। सामने कुछ चिल्लाते हुए कहता है सभी जल्दी यहाँ पर आओ, वेबो पर किसी ने कुछ लिखा है। वो कहता है वेबो पर किसी ने लिखा है कि जिससे जिनकी शादी हुई है वो एक मरमेड है, उसके पैर पर इसी प्रकार का निशान है, शायद ये डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। के बाद हमें इसके पैर के निशान को दिखाया जाता है जो कि किसी प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है। शिंग भी इसकी तरफ देखती है और तो काफी शौक होते हुए अपने मन में कहती है व्हाट द फक,
आखिर इसका मतलब क्या है। और वो एकदम से ठहरी जाती है और उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। अभी सामने एडिटर जाता है जो कि इस फोटो को दिखाते हुए कहता है एक फोटो काफी नहीं होगी। इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या अभी तक किसी ने उस मरमेड का इंटरव्यू लिया है। ये किसी इंस्टेंट नूडल की तरह नहीं है जो कि पका लिया और खा लिया। हो सकता है कि ये पोस्ट फेक भी हो। अगर ऐसा होगा तो ये सच में काफी खराब भी हो सकता है। इसके बाद आसपास के लोग भी इस चीज के बारे में बात करने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। यिंग की नजर येशिंग के पैर पर जाती है और कहती है इसके पैर पर भी तो चोट लगी है। शेंग वोंग जब इन सारी चीज़ों को सोचती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और नर्वस होने लगती है। उसे पसीने भी आने लगते हैं। वो अपने मन में कहती है ये जुनजिन नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है और जब उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं चाहेगा कि लोग मेरी बॉडी के बारे में जाने की इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती है मेरी बॉडी के साथ में। और ये सोचते हुए जुनजिन का पर्सपेक्टिव सोचती है जहाँ पर वो एक डेविल की तरह होता है और एक छोटी सी लड़की जिससे डेविल से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और एक वैम्पायर भी बोल सकते हैं उसे, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है और हंस रहा होता है, आग बबूला होता है चारों तरफ से। अगर ऐसा होगा तो मेरी आने वाली ज़िंदगी उतनी खास नहीं होने वाली और मैं शांति से नहीं जी पाऊंगी। सोचते हुए काफ़ी रोने लगती है और कहती है डोमेस्टिक वायलेंस एक आदमी की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती लेकिन दूसरे बंदे के ऑनर को कर सकती है। अगर ये चीज़ें लोगों के सामने आती है तो पक्का वो आदमी, वो सेल्फिश बंदा मुझे मार ही देगा। और ये कहते हुए चुपके से वहाँ से जाने की कोशिश करती है और कहती है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को छुपाना होगा इससे पहले कि ये चीज़ें सबको पता चल जाए। यिंग कहती है ओए ओए चिंके तुम्हारे पैर पर भी चोट लगी है। इसके अलावा जो तुम्हारे पैर पर चोट लगी है बिल्कुल भी उस मरमेड की तरह दिख रही है। आखिर इस चीज़ के पीछे बात क्या है। हाँ मुझे याद आया जिस दिन तुम उस मैरिज डिपार्टमेंट में गई थी अपना नंबर लाने के लिए, उस दिन भी तो गया था अपना नंबर लाने के लिए। शिंगा मुझे ये मत बताना कि तुम ही वो मरमेड हो। की बात सुनकर आसपास के लोग भी जमा होने लग जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम हमें उस चीज़ को दिखा सकती हो और ये प्रूव कर सकती हो कि ये सही है कि नहीं है। दूसरा कहता है हाँ जल्दी दिखाओ ताकि हम इस फोटो से तुम्हारे उस पैर की चोट को कंपेयर कर सकें। ये शिंगो ने अपने पास आते हुए देख काफी घबराती है और कहती है मैं, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करता है। ये देखकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कहती है ठीक है मुझे पहले अपना फोन उठाना होगा। यिंग उसकी तरफ देखती है मुस्कुराते अपने मन में कहती है शिंग सारी चीजें क्लियर है, अब मैं देखती हूँ कि तुम इन सारी चीजों को हैंडल कैसे करती हो। शिंग फोन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है फूस जाओ, ये हो सकता है कि जिनने इसे फोन लगाया हो ताकि ये सारी चीजों को हैंडल कर सके। ये सोचते हुए फोन उठा लेती है। जैसे ही फोन उठाती है सामने से बंदा कहता है शिंग मैंने तुम्हारे नाम से एक वीआईपी अकाउंट को पहले से ही साइन कर लिया है वेबो पर, तो तुम वेबो पर आकर सारी चीजों को क्लियर कर सकती हो कि ये सारी चीजें फेक है। शिंग कहती है सारी चीजों को क्लियर करना है। जाओ कहता है प्लीज इस चीज को क्लियरिफाई कर दो कि यून फैमिली की तरीके से अपनी बहू को नहीं कर रहे हैं। अगर तुम समय पर इन सारी चीजों को क्लियरिफाई नहीं कर सकती हो तो जून फैमिली इस चीज से काफी इफेक्ट होने वाला है। अगर जल्दी नहीं होने वाला तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर भी इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा फ्यूचर में तुम्हें जून फैमिली को अपनी स्टोरीज में मेंशन करना होगा जब भी तुम पोस्ट स्टेटस डालती हो। तो इसकी बात सुनकर येशिंग कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और उनमें कहती है आखिर ये सब कुछ जो कह रहा है क्या ये येशिंग के द्वारा अप्रूव्ड है। कटने के बाद कुछ देर के बाद सोचती है और उनमें कहती है मुझे पोस्ट करके इन सारी चीजों को क्लियर तो करना ही होगा। अगर ऐसा मैं करती हूँ तो ऑफिस में जो चीजें हो रही है और भी ज्यादा डिसएडवांटेज ही करने वाली है। यिंग भी सामने होती है और वो कहती है गाइस मेरी बात सुनो। यिंग सच में काफी घबरा गई होगी तो मुझे उससे जाकर एडवाइस देना होगा और उसे सारी चीजों को समझाना होगा। इस चीज पर पक्का भरोसा है कि एक बार जब मैं उसे समझा दूंगी तो उसे ये चीज समझ में आ जाएगी कि हम सब उसके भले के बारे में सोच रहे हैं। यिंग भी उसकी सारी बातें सुनती है और मन में कहती ठीक है मैं समझ गई। कहते हुए किसी तरह का मैसेज को पोस्ट कर देती है और वो कहती है जो तुम्हारी इस चीज को तो सॉल्व कर ही देती हूँ लेकिन तुम्हें मुझे ग्रीन हेयर टी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो ग्रीन टी यिंग को ही कह रही होती है और वो उसे पोस्ट करते हुए कहती है यिंग अब मुझे इस चीज के लिए ब्लेम मत करना। ये कहते हुए दरवाजा खोलती है और रोते आ जाती है और कहती है अरे गाइस मुझे माफ करना, मैं ही वो मरमेड हूँ। ये बात से सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ। रोने का बहाना करते हुए कहती है मुझे माफ करना कि मैंने अभी तक तुम लोगों को अपनी चोट नहीं दिखाई, लेकिन अब मैं इसे और भी ज्यादा नहीं सह सकती। ये भी मुझे जिनको कॉल आया था उसने मुझे कहा मैंने उसकी इमेज को बिल्कुल ही खराब कर दिया है। बस के लोग इसकी बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है आखिर मुझे बताओ कि अंत में चल क्या रहा है, मुझे सच बताओ। लू यिंग उसकी तरफ देखती काफी निराशा भरी आंखों के साथ में और एक प्रकार से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, मतलब एक प्रकार से सपोर्ट दिखा रही होती है बस। और वो कहती शेंग वोंग तुम्हें बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तुम एक ऐसी औरत हो जो अपने दम पर काफ़ी कुछ कर सकती है। और हमें शेंग वोंग को दिखाया जाता है जो कि इस प्रकार से रो रही होती कि भाई वो बंदा काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है, वो मुझे मारते पीटते रहता है वगैरह वगैरह। और ये एक प्रकार से दिखाते हुए वो रो रही होती है। लू यिंग ये सारी चीज़ें सोचती है, मुस्कुराते अपने मन में कहती है
भले ही तुमने बहुत ज़्यादा अमीर लड़के से शादी कर ली है, तो इसका मतलब क्या? सभी लोग इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जुनजिन किस प्रकार का आदमी है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला आदमी है। और अंत में तुम्हारे पास ही इकलौता वो टाइटल नहीं है जो तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि तुम्हें कुछ चीज़ों से बचकर ही रहना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से कोई कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मरमेड ने अभी किसी बारे में पोस्ट किया, उसने सारी चीजों को क्लेरिफाई कर दिया है। ये देखकर यिंग जल्दी से उसकी तरफ देखती है, कहती है क्या? इसके बाद उस पोस्ट को देखती है जहाँ पर लिखा होता है कि ये जो मार्क है वो किसका मार्क है, और ये वाला मार्क नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस का मार्क नहीं है। तो जिसने भी ये अफवाह फैलाई है वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाली है। मतलब वो मरमेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फीमेल लेडी बोल रही है वो पोस्ट करके। ये देखकर यिंग काफी घबरा जाती है और मन में कहती है तो इसका मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, और जो यिंग ने जो भी ये भी कहा उसका मतलब। और ये सोचते हुए काफी घबरा जाती है और कहती है रुको, अगर ये मरमेड है तो तुम? गुआंग गुस्सा आंख मारते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, मैं मरमेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आगे बढ़ते हुए कहती है जैसा कि तुमने कुछ देर पहले कहा था कि मैं उसी दिन मैरिज रजिस्टर ऑफिस गई थी जिस दिन उसकी शादी अनाउंस की गई थी, और वो मेरे पैर पे लगी हुई चोट, लेकिन तुमने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया कि कंफर्मेशन आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही तुमने मुझ पर सारे आरोप लगा दिए। तभी वो उसकी तरफ मुड़ती और कहती बॉस, मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ इस चीज का इंतजार कर सकते हैं, जो उसके ओरिजिनल इंटेंशन थे वो तो सही ही थे। उसकी ये बात सुनकर बॉस कहती है क्या? वैसे तुमने सही कहा यिंग, तुम्हें इसे सीखना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुआंग भी मुस्कुरा देती है और कहती बॉस, मुझे लगता है कि यिंग को बस मेरी चिंता थी और उसे कोको की भी चिंता थी, इसलिए वो बस ये सारी चीजें कर रही थी। वो कुछ ज्यादा ही क्लमजी है। वैसे भी मैं इन सारी चीजों के लिए उसे ब्लेम नहीं करती। ये सब कह के वो लोगों के बीच में थोड़ी महान बनना चाहती थी, ठीक है, और कुछ नहीं। और ये कहते मुस्कुराते वहां से निकल जाती है और अपने मन में कहती है हाँ फाइनली सारी चीजें आसानी से सॉल्व हो गई। यिंग को दिखाया जाता है जो कि बॉस से माफी मांग रही होती है, और वो कह रही होती है कि मैं अगली बार ध्यान से सारी चीजों का ध्यान रखूंगी। इसके बाद हमें गुआंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ चुकी होती है और मोबाइल की तरफ देखती है और कहती है ठीक है अब मुझे देखने दो कि न्यूज क्या चल रही है। लेकिन जब वो मोबाइल की तरफ देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो कहती है VTF आखिर ये चल क्या रहा है? जहाँ पर लिखा होता है मतलब यी शिंग टैंग का मैसेज होता है। वो कहता है सिस्टर इन लॉ, आपको बिल्कुल भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा उसके कुछ मैसेजेस होते हैं। देख कर वो काफी खुश रहती है और कहती है क्या ये जैंग का भाई है? ये सोचते हुए काफी खुश रहती है और कहती है मतलब एक आइडल मेरी पोस्ट को शेयर कर रहा है। इसके बाद हमें कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें फूजाओ को दिखाया जाता है जो कि वो मैसेज पढ़ रहा था और अपने मन में कहता था तेरी की, यहाँ तक कि यंग मास्टर टिंग भी जानते हैं कि वेबो को किस तरीके से शेयर किया जाता है। तभी पीछे से जिन आ जाता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। जिन कहता है तुम क्या देख रहे हो? अरे कहते ही वो उसके हाथ से फोन ले लेता है। इसके बाद वो उस पोस्ट को पढ़ता है। तभी हमें जिन के द्वारा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये गुआंग ही होती है जो किसके फ्लैशबैक में होती है। वो कहती है पसंद, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, भले ही तुम इस दुनिया में आखिरी आदमी बचे होंगे, मैं तुम्हें तब भी पसंद नहीं करूंगी। तो ये एपिसोड यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मुझे अच्छी खासी रीच मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।